नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 याद किया। आज के लेक्चर में हम दोस्तों भाग 2 के अनुच्छेद याद करेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहला काम है अनुच्छेद याद करना, और जब हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद को याद कर लेंगे उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए याद करते हैं भाग 2 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 2 दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 है दोस्तों आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 है दोस्तों नागरिकता। नागरिकता में हमें अनुच्छेद पढ़ना है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमें पढ़ना है दोस्तों भाग 2 में। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है दोस्तों, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। दिमाग में बैठाइए, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। 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 ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। इसमें लिखा गया है दोस्तों, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो, नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो जिनका अधिवास भारत में हो तथा उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो कम से कम किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्लॉज लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। बाद में इसको और हम डिटेल में करेंगे, अभी थोड़ा सा समझते हैं ताकि ये अनुच्छेद कहना क्या चाहता है, समझिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो भारत में रह रहे हो तथा उनके या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या जो कम से कम 5 वर्ष से किसी भी स्थिति में भारत में रह रहे हो। यह है दोस्तों अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 6। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 6 बाद में इसको दोस्तों हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप अनुच्छेद को दिमाग में बैठाइए। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। समझते हैं दोस्तों ये बोलना क्या चाहता है, ध्यान दीजिए। ये आपका है दोस्तों भारत, ये आपका है दोस्तों भारत, ये पकड़ना है दोस्तों भारत, ये हमारा देश दोस्तों भारत। ये आपका है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान। अनुच्छेद 6 कहता क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 जून 1947 को, बाद में इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अभी सिर्फ अनुच्छेद याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं मैं आपको ये अनुच्छेद कहना क्या चाहता है। ध्यान दीजिए, 3 जून 1947 को दोस्तों भारत और पाकिस्तान का हुआ दोस्तों बंटवारा।
ध्यान दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों सीमा रेखा खींची गई, जो आज है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को 3 जून 1947 को भारतवर्ष के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, जो आज कहलाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। उस समय ये आज का जो बांग्लादेश है दोस्तों, ये भी था पाकिस्तान, ये है पूर्वी पाकिस्तान और ये है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई दोस्तों, ये कहलाता है रेड क्लिफ रेखा। ये आपका है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ 3 जून 1947। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का हुआ दोस्तों विभाजन। भारत पाकिस्तान का हुआ दोस्तों विभाजन, भारत पाकिस्तान का हुआ दोस्तों विभाजन। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, वो भारत आ गए दोस्तों। ये दोस्तों भारत आ गए, ध्यान दीजिएगा, ये भारत आ गए। और जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे दोस्तों, ये पाकिस्तान चले गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद कहना क्या चाहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में ये कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसे वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से भारत दंगों के कारण नहीं आ पाए, अर्थात ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, लेकिन दंगों को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना सही समझा और वो पाकिस्तान में रह गए, लेकिन वो आना चाहते हैं दोस्तों भारत। जैसे ये पर्सन ए है दोस्तों, ये पाकिस्तान से आना चाहता है दोस्तों भारत, लेकिन भारत नहीं आ पाया। तो 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया, लेकिन ये पर्सन ए जो कि पाकिस्तान से भारत आना चाहता है और ये भारत नहीं आ पाया। तो विभाजन के बाद दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ दोस्तों पाकिस्तान, और इसके जस्ट एक दिन बाद दोस्तों भारत को स्वतंत्र किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ, स्वतंत्र भारत दोस्तों स्वतंत्र हुआ। अब इसके बाद ऐसे हमारे लोग, ऐसे भारतीय जो अभी भी पाकिस्तान में हैं, उसे हमें भारत लाना है। तो यहां पर भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत परमिट पद्धति लागू किया, और परमिट पद्धति के तहत दोस्तों 19 जुलाई 1948 को दोस्तों परमिट पद्धति लागू हुआ, और इस परमिट पद्धति के आधार पर 19 जुलाई 1948 को परमिट पद्धति के द्वारा ऐसे जो लोग जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इस परमिट पद्धति के द्वारा चले जाएंगे, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, इस परमिट पद्धति से भारत आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो परमिट पद्धति के तहत कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग भारत से दोस्तों पाकिस्तान गए। तो जो लोग पाकिस्तान गए उसको हमको नागरिकता में कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पर 19 जुलाई 1948 को दोस्तों परमिट पद्धति लागू हुआ। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद कहना क्या चाहता है, देखिएगा। तो देखिए कहना क्या चाहता है, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ध्यान दीजिए ये कहना क्या चाहता है, ऐसे वो सभी लोग भारत के नागरिक होंगे जो पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले। ध्यान दीजिएगा क्या है, पाकिस्तान से भारत आए वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले भारत आ चुके हैं, या उनका या उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 5 का मतलब है
संविधान लागू होने के समय की नागरिकता अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जिनका अधिवास भारत में हो तथा उनका या उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो 5 वर्ष से किसी भी स्थिति में भारत में रह रहे हो। अनुच्छेद 6 क्या कहता है समझिएगा दोस्तों। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अर्थात समझिएगा, पाकिस्तान से भारत आए वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। पहला क्लॉज, जो 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले भारत आ गए हो, या उनका या उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब पकड़ते हैं अनुच्छेद 7। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 7 क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 7 समझते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है देखिएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 7 है, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाकर, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, समझिएगा इसका मतलब क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, ऐसे वे सभी लोग जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, कब? 1 मार्च 1947 की स्थिति में, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से गए दोस्तों पाकिस्तान, मान लो यहां पर कोई पर्सन है बी, मान लो ये कोई पर्सन है बी, 1 मार्च 1947 के बाद ये भारत से चला गया दोस्तों पाकिस्तान। और ध्यान दीजिए कि 3 जून, अभी मैंने बताया 3 जून 1947 को हो गया दोस्तों भारत पाकिस्तान का विभाजन, और भारत पाकिस्तान के बीच खींच दी गई दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। तो ये पर्सन जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गया है दोस्तों पाकिस्तान, भारत से गया है दोस्तों पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान में जाकर फंस गया। दंगों के कारण ये वापस भारत नहीं आ पाया, लेकिन ये आना चाहता है दोस्तों भारत वापस। तो यहां पर दोस्तों फिर इसी परमिट पद्धति के द्वारा 19 जुलाई 1948 की स्थिति में यह भारत वापस आता है दोस्तों। कब? 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार के लोगों को नागरिकता जो दी जाएगी दोस्तों, वो दी जाएगी अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए 7 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। ऐसे वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो 1 मार्च 1947 को या उसके बाद भारत से गए पाकिस्तान और 19 जुलाई 1948 को या इसके पहले भारत वापस आ गए हो, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 7। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8 क्या कहता है, समझिएगा। अनुच्छेद 8 बाद में हम अनुच्छेद को दोस्तों डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप दिमाग में सिर्फ अनुच्छेद को बैठाइए। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 8, ध्यान दीजिएगा। विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता दिमाग में बैठाइए दोस्तों। विदेश में रहने वाले लोगों की, अनुच्छेद 8 है दोस्तों विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। ये समझिए, मान लीजिए ये आपका है दोस्तों
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ये पकड़ना है अलास्का, ये है दोस्तों कनाडा, ये है दोस्तों यूएसए, ये है आपका दोस्तों मैक्सिको। समझिएगा, जैसे मान लो कोई भारतीय सी है, एक भारतीय है दोस्तों सी, ये अमेरिका में रहता है, अमेरिका के किसी राज्य में रहता है। मान लो ये है दोस्तों एक व्यक्ति जो कि भारतीय है, ये आपका है दोस्तों भारतीय, मतलब ये रहता तो अमेरिका में है लेकिन इसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, मतलब ये अभी भी भारतीय है दोस्तों। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 8 में देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 की स्थिति में विदेश में निवासरत भारत का ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसने उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं किया है। अर्थात ये व्यक्ति सी रहता यूएसए में है लेकिन यूएसए की इसने नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, तो इसे 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत का नागरिक माना जाएगा अनुच्छेद 8 के अनुसार। अनुच्छेद 8 है दोस्तों विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, 26 जनवरी 1950 की स्थिति में विदेश में निवासरत ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसने उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 8। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 9, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा अनुच्छेद 9 क्या कहता है, समझिएगा। अनुच्छेद 9 है दोस्तों नागरिकता समाप्त, मतलब किन कारणों से भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नागरिकता समाप्त, ध्यान दीजिए किन कारणों से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी वो देखते हैं। तो भारत की नागरिकता 5 कारणों से दोस्तों समाप्त हो सकती है। पहला, स्वेच्छा से, यदि स्वेच्छा से आपने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है दोस्तों तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो पहला है दोस्तों स्वेच्छा से। दूसरा है दोस्तों किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि ध्यान दीजिए दोस्तों हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो पहला कारण है दोस्तों स्वेच्छा से, दूसरा कारण है दोस्तों किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, तीसरा कारण है दोस्तों गलत सूचना प्रदान करने पर। यदि भारत की नागरिकता लेते समय आपने गलत सूचना प्रदान किया है लेकिन फिर भी आपको त्रुटिवश भारत की नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन अगर जांच में पाया गया कि आपने गलत सूचना प्रदान किया था दोस्तों तो उसी क्षण आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो पहला है दोस्तों स्वेच्छा से, दूसरा है दोस्तों किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, तीसरा है दोस्तों गलत सूचना प्रदान करने पर, और चौथा है दोस्तों देशद्रोह साबित होने पर। अगर आप देशद्रोह गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं दोस्तों तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और पांचवा है दोस्तों यदि आप विदेश में भारत सरकार को बिना बताए 7 वर्ष तक रहते हैं दोस्तों तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो ये 5 कारण है दोस्तों जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 10, देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना, अर्थात यदि आप उपरोक्त 5 कारणों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बने रहेगी। तो यहां पर है दोस्तों अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। भारत में नागरिकता 5 कारणों से दोस्तों समाप्त की जाती है। पहला है स्वेच्छा से, दूसरा है दोस्तों गलत सूचना प्रदान करने पर, तीसरा है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, चौथा है दोस्तों देशद्रोह का मुकदमा साबित होने पर, और पांचवा है दोस्तों कि विदेश में 7 वर्ष तक भारत सरकार को बिना बताए रहने पर।
लेकिन आप इन सभी पांचों कारणों का अनुसरण नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बने रहेगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, अर्थात नागरिकता के बारे में दोस्तों संसद की शक्ति का उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 है दोस्तों नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति का मतलब यह है दोस्तों, भारत का संसद नागरिकता में समय पर संशोधन कर सकता है, उसे अपग्रेड कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि भारत में नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत कानून बनाया गया है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आप इस आर्टिकल को दिमाग में बैठाइए। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, जिसके अंतर्गत कानून बनाया गया है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन हुए दोस्तों संसद के द्वारा। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों अभी तक 6 बार संशोधन हुए दोस्तों, इसमें अभी तक 6 बार संशोधन अर्थात अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों। पहली बार जो संशोधन हुआ दोस्तों ये हुआ 1986 में, दूसरी बार हुआ दोस्तों 1992 में, तीसरी बार हुआ दोस्तों 2003 में, चौथी बार दोस्तों 2005 में, पांचवी बार दोस्तों 2015 में, और इसके बाद हुआ दोस्तों अभी हुआ है दोस्तों 2019 में। इस प्रकार से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों 6 बार संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ है दोस्तों 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से देखते हैं दोस्तों, देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हुए हैं और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दोस्तों भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला समझिएगा दोस्तों, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक अमेंडमेंट को डिटेल में देखेंगे। अभी आप दिमाग में सिर्फ ये आर्टिकल बैठाइए। देखिए भारत में नागरिकता 5 प्रदान से प्रदत्त की जाती है दोस्तों। पहला ध्यान दीजिए दोस्तों, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इसका मतलब क्या है समझिएगा, भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, जन्म के आधार का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ था भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन दोस्तों इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ 1986 को, और 1986 में यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1986 में इसमें हुआ दोस्तों अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट करके पिता के शब्द के जगह कर दिया गया दोस्तों माता पिता। ध्यान दीजिए, पहले इसमें क्या लिखा हुआ था, भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन 1986 में इसमें अमेंडमेंट करके, संशोधन करके दोस्तों पिता शब्द के जगह लिख दिया गया माता पिता। तो वर्तमान में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता या माता भारत के नागरिक हो। दूसरा दोस्तों, दूसरा प्रकार है दोस्तों रक्त संबंध, रक्त संबंध, रक्त संबंध के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है दोस्तों वंशक्रम या रक्त संबंध के आधार पर, वंशक्रम
या रक्त संबंध के आधार पर। यह क्या कहता है समझिएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, वंशक्रम या रक्त संबंध में क्या लिखा गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में दूसरा अमेंडमेंट होता है दोस्तों, और यहां पर भी पिता शब्द के जगह लिखा जाता है माता पिता। देखिए इसमें पहले क्या लिखा हुआ था, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन 1992 में पिता शब्द की जगह लिखा गया दोस्तों माता पिता। तो यह हो गया, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। यह है दोस्तों दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा तरीका देखिएगा दोस्तों, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है दोस्तों पंजीयन या रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, यह है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, पंजीयन। पंजीयन के आधार पर दो प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पहला, पंजीयन के आधार पर भारत में दो प्रकार के लोगों को नागरिकता दी जाती है दोस्तों। पहला, जो भारत का मूल निवासी हो। भारत का यदि आप मूल निवासी हो दोस्तों तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अर्थात यदि आप मान लो अभी रहते हैं अमेरिका में और आपके पास अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन आपका मूल है दोस्तों भारत, अर्थात आप भारतीय मूल के हो, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पंजीयन के आधार पर दो प्रकार के लोगों को दोस्तों भारत की नागरिकता दी जाती है। पहला, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को नागरिकता देना। दूसरा दोस्तों, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी महिला या पुरुष से विवाह कर लेता है तथा विवाह के बाद वह 5 वर्ष तक भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पंजीयन के आधार पर दो प्रकार के लोगों को नागरिकता दी जाती है। पहला, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। दूसरा दोस्तों, ऐसा विदेशी नागरिक जिसने भारत के महिला या पुरुष से विवाह कर लिया है तथा वह 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यहां पर भी अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों 2003 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2003 में यहां पर अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों, 5 वर्ष के जगह इसको किया गया दोस्तों 10 वर्ष। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में 2015 में दोस्तों फिर से इस 10 वर्ष को कर दिया गया दोस्तों 1 वर्ष। मतलब वर्तमान में 1 वर्ष लिखा गया है। तो एक्चुअल में अभी क्या लिखा गया है समझिएगा, पंजीयन के आधार पर, पंजीयन के आधार पर दो प्रकार के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पहला, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। दूसरा, ऐसा विदेशी नागरिक जिसने भारत के किसी महिला या पुरुष से विवाह कर लिया है तथा वह 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह है दोस्तों रजिस्ट्रेशन के आधार पर। चौथा है दोस्तों देशीकरण के आधार पर। चौथा तरीका है दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने का देशीकरण के आधार पर। समझिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी विदेशी नागरिक यदि वह 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। देशीकरण में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देशीकरण में है दोस्तों, देशीकरण लिखा गया है ऐसा कोई भी विदेशी नागरिक जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन बाद में दोस्तों 2005 में इस 5 वर्ष को किया गया दोस्तों 10 वर्ष। 5 वर्ष को किया गया दोस्तों 10 वर्ष। 5 वर्ष को किया गया दोस्तों 10 वर्ष। लेकिन मोदी जी की सरकार में 2015 में दोस्तों इस 10 वर्ष को कर दिया गया 1 वर्ष।
अर्थात ध्यान दीजिएगा, देशीकरण में अभी क्या लिखा हुआ है, देशीकरण में लिखा गया है दोस्तों, ऐसा कोई भी विदेशी नागरिक जो 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट है 5वां तरीका है दोस्तों भूमि अधिग्रहण। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता प्राप्त करने का 5वां तरीका है दोस्तों भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, यदि भारत किसी विदेशी भूभाग का भूमि अधिग्रहण द्वारा, यदि किसी विदेशी भूभाग का भारत में भूमि अधिग्रहण द्वारा समाहित होता है तो उस स्थिति में दोस्तों उस वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। भूमि अधिग्रहण का मतलब समझिए दोस्तों, यदि भारत किसी क्षेत्र विशेष का भारत में भूमि अधिग्रहण द्वारा समाहित करता है तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है दोस्तों सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दोस्तों सिक्किम भारत का बनता है संबद्ध राज्य। सिक्किम भारत का बनता है दोस्तों संबद्ध राज्य। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों सिक्किम एक देश था, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिक्किम एक देश था दोस्तों, लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत एक नए राज्य की स्थापना हुई। अनुच्छेद 2 के तहत एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसमें लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो यहां पर सिक्किम भारत का एक राज्य बनता है दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य बनता है दोस्तों, 2 के तहत भारत का एक राज्य बनता है, जिसमें 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनता है, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह आपका है दोस्तों सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यहां के समस्त नागरिक दोस्तों, यहां के समस्त नागरिक कहलाएंगे दोस्तों भारत के नागरिक। अनुच्छेद 11 के क्लॉज नंबर 5 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के द्वारा। इसी प्रकार से दोस्तों यह आपका है दोस्तों दमन व दीव, यह आपका है दोस्तों दादर व नगर हवेली, और यह आपका है दोस्तों गोवा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों दमन व दीव, यह आपका पकड़ना है दोस्तों दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, नगर हवेली। पुर्तगालियों से हमने प्राप्त किया दोस्तों दमन व दीव, दादर व नगर हवेली तथा दोस्तों गोवा। यह आपका है दोस्तों गोवा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर दोस्तों पुर्तगालियों से हमने प्राप्त किया है दमन व दीव, दादर व नगर हवेली तथा गोवा भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है दोस्तों नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। इसके तहत दोस्तों दादर व नगर हवेली बना दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1900, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1900 ये बना है दोस्तों 61 में। यह आपका है दोस्तों दमन व दीव, दमन व दीव, दमन व दीव अनुच्छेद 2 के तहत बना है दोस्तों 12वां दमन व दीव तथा दोस्तों गोवा, दमन व दीव, और यह गोवा बना है दोस्तों 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। तो इस प्रकार से यहां पर सिक्किम हो, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली या दोस्तों आपका गोवा, यहां पर इनके जो नागरिक अनुच्छेद 2 के तहत भूमि अधिकृत होकर एक नया राज्य बना तो यहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे अनुच्छेद 11 के क्लॉज नंबर 5 के अनुसार। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह है आपका भूमि अधिग्रहण। लेकिन वर्तमान में दमन व दीव व दादर नगर हवेली को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दोस्तों। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 11। अब हम देखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस था अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 को
याद करना। तो चलिए दोस्तों एक रिवाइज मारते हैं, हमने याद किया, ध्यान दीजिए। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं एक बात और को। देखिएगा, ये पकड़ते हैं आपका, जैसा कि मैंने बताया, एक लास्ट 6वां संशोधन हुआ है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों, जो कहलाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों 2019, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, इसका प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, यदि भारत में निवासरत है पिछले 6 साल से, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CAA 2019 में लिखा गया है दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ध्यान दीजिएगा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 वर्ष से यदि भारतवर्ष में किसी भी स्थिति में निवासरत है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह है दोस्तों भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अब हम याद करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार। तो एक रिवाइज मार लेते हैं दोस्तों भाग 1 और 2 के आर्टिकल्स को, ध्यान दीजिएगा। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में है दोस्तों संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 है दोस्तों विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955।